नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्य न्यूज़। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। देश में थोक महंगाई दर मई महीने में और कम हो गई है। सरकार ने बुधवार को थोक महंगाई के आंकड़े जारी किए हैं। भारत की थोक महंगाई दर मई में गिरकर -3.48% रही है। इससे ये 3 साल के निचले स्तर पर आ गई है। इससे पहले अप्रैल में थोक महंगाई -0.92% रही थी। मिनरल ऑयल्स, बेसिक मेटल्स, फूड प्रोडक्ट्स, टेक्सटाइल्स, नॉन फूड आर्टिकल्स, क्रूड पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस और केमिकल एंड केमिकल प्रोडक्ट्स की कीमतों में गिरावट के चलते थोक महंगाई में कमी आई है। ऑस्ट्रेलिया के बाद अब अमेरिका में भी पीएम मोदी के दौरे से पहले नरेंद्र मोदी पर बनी बीबीसी की विवादित डॉक्यूमेंट्री इंडिया द मोदी क्वेश्चन दिखाई जाएगी। बता दें, इससे पहले ऑस्ट्रेलिया में मोदी के दौरे के दौरान बीबीसी डॉक्यूमेंट्री दिखाई गई थी। वहीं अब अमेरिका में 2 मानवाधिकार संगठनों ने बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग करने का ऐलान किया है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक ये स्क्रीनिंग अमेरिका के वॉशिंगटन में की जाएगी। 2 हिस्सों में आई ये डॉक्यूमेंट्री 2002 में हुए गुजरात दंगों के जांच का दावा करती है। इस डॉक्यूमेंट्री में गुजरात के तत्कालीन सीएम रहे नरेंद्र मोदी की भूमिका को संदिग्ध तौर पर दिखाया गया है। ह्यूमन राइट्स वॉच ने इसकी घोषणा करते हुए कहा, ये डॉक्यूमेंट्री मोदी के दौरे से ठीक पहले इसलिए दिखाई जा रही है ताकि लोगों को ये पता चले कि डॉक्यूमेंट्री को भारत में बैन कर दिया गया है। ह्यूमन राइट्स वॉच और एमनेस्टी इंटरनेशनल ने पीएम मोदी के दौरे से ठीक पहले 20 जून को एक डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग रखी है। डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग में सांसदों, पत्रकारों, विश्लेषकों को आमंत्रित किया गया है। पीएम मोदी का अमेरिका दौरा 21 जून से शुरू हो रहा है, जो 24 जून तक चलेगा। बता दें, मोदी सरकार की ओर से बीबीसी की इस डॉक्यूमेंट्री को एजेंडा आधारित प्रोपेगेंडा बताया गया था और देश में बैन कर दिया गया था। अपने मंत्री की गिरफ्तारी के बाद तमिलनाडु के सीएम एम स्टालिन ने केंद्र सरकार के खिलाफ जबरदस्त हमला बोला है। स्टालिन ने कहा कि 2024 में जनता इसका जवाब देगी। स्टालिन ने इसी बहाने विपक्षी एकता पर जोर दिया है। स्टालिन ने गिरफ्तार मंत्री बी सेंथिल बालाजी से अस्पताल में जाकर मुलाकात की। डॉक्टरों ने सेंथिल की बाईपास सर्जरी की जरूरत बताई क्योंकि उनकी नसें ब्लॉक हैं। स्टालिन ने एक बयान जारी कर कहा कि ईडी के अधिकारियों ने पूछताछ के दौरान सेंथिल बालाजी को इस हद तक परेशान किया कि उन्हें सीने में दर्द हुआ। स्टालिन ने कहा कि सेंथिल बालाजी जांच अधिकारियों के साथ सहयोग कर रहे थे, लेकिन उन पर इतना दबाव डाला गया कि उनके सीने में दर्द होने लगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि इतनी लंबी जांच की क्या जरूरत थी जब उनके मंत्री अधिकारियों के साथ सहयोग कर रहे थे। स्टालिन ने पूछा, क्या ईडी अधिकारियों को ऐसे अमानवीय कार्रवाई की छूट है? मुख्यमंत्री ने कहा कि जो भी मामला है, सेंथिल बालाजी कानूनी रूप से इसका सामना करेंगे। हम मजबूती से अपने राजनीतिक रुख पर कायम रहेंगे। डीएमके कानूनी रूप से इस मामले का सामना करेगी। स्टालिन ने कहा कि डीएमके बीजेपी के डराने धमकाने से नहीं झुकेगी। लोग इस तरह के उत्पीड़न को देख रहे हैं और 2024 के लोकसभा चुनाव में इसका करारा जवाब देंगे। तमिलनाडु के मंत्री सेंथिल बालाजी की ईडी द्वारा गिरफ्तारी को विपक्षी दलों ने बदले की कार्रवाई करार दिया है। उन्होंने कहा कि जिस तरह की बीमार हालत में मंत्री को गिरफ्तार किया गया है वो अमानवीय है। विपक्षी दलों ने कहा है कि उन्हें निशाना बनाने के लिए केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। विपक्ष के एक नेता ने कहा कि आखिर क्या वजह है कि केंद्रीय एजेंसियों द्वारा की गई कार्रवाई के 95% मामले विपक्षी दलों से जुड़े होते हैं। कांग्रेस, डीएमके और आम आदमी पार्टी ने इस गिरफ्तारी की निंदा करते हुए केंद्रीय जांच एजेंसियों के दुरुपयोग पर सवाल उठाया है। कांग्रेस प्रवक्ता जयराम रमेश ने कहा कि कांग्रेस पार्टी सचिवालय में घुसकर मंत्री बालाजी के दफ्तर की तलाशी लेने और उन्हें राजनीतिक बदले की भावना से गिरफ्तार करने की निंदा करती है। केंद्रीय एजेंसियों के सहारे भाजपा और केंद्र सरकार विपक्ष को खामोश नहीं कर पाएगी। कांग्रेस ने कहा है कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ईडी द्वारा तमिलनाडु के बिजली मंत्री सेंथिल बालाजी की देर रात गिरफ्तारी की निंदा करते हैं। ये मोदी सरकार द्वारा इसका विरोध करने वालों के खिलाफ राजनीतिक उत्पीड़न और प्रतिशोध के अलावा और कुछ नहीं है। विपक्ष में हम में से कोई भी इस तरह के निर्लज्ज कदमों से डरने वाला नहीं है। तमिलनाडु के मंत्री को गिरफ्तार किए जाने के बाद महाराष्ट्र से सांसद और उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत ने कहा है कि ईडी महाराष्ट्र सरकार के 3 मंत्रियों के खिलाफ उनके सबूतों के आधार पर की गई शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं करती है, लेकिन विपक्षी नेताओं को निशाना बनाया जाता है। उन्होंने कहा कि ईडी की कार्रवाई हम पर भी हुई। जो इस सरकार के विरोधी हैं, बीजेपी के विरोधी हैं, उन पर इस तरह की कार्रवाई करना अब नई बात नहीं है, लेकिन बीजेपी के जो लोग हैं उनके बारे में हमारे जैसे लोग ईडी और सीबीआई के पास बार बार सबूत के साथ कागज भेज रहे हैं, उनके ऊपर कब कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के 3 मंत्रियों के खिलाफ मैंने ईडी में शिकायत की, मनी लॉन्ड्रिंग के पूरे सबूत भेजे, लेकिन ईडी जवाब तक नहीं देती है।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को कहा कि केंद्र सरकार ने नया अध्यादेश के जरिए न सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के ट्रांसफर पोस्टिंग वाले फैसले को पलट दिया है, बल्कि दिल्ली की सरकार को लगभग खत्म कर दिया है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि इस अध्यादेश में एक प्रावधान है कि अब दिल्ली सरकार के आयोग और बोर्ड का गठन केंद्र सरकार करेगी। उन्होंने सवाल उठाया कि ऐसा है तो फिर चुनाव क्यों करवाते हो। वो दिल्ली में सीपीआई महासचिव डी राजा से मुलाकात के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे। वो केंद्र के द्वारा लाए गए दिल्ली सरकार से संबंधित नए अध्यादेश के खिलाफ उनका समर्थन मांगने पहुंचे थे। डी राजा ने राज्यसभा में अध्यादेश का विरोध करने और दिल्ली सरकार को समर्थन का भरोसा दिलाया है। दोनों नेताओं के बीच हुई इस मुलाकात के बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया को इसकी जानकारी दी है। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के नेता जीतन राम मांझी के आरोपों पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि हम तो सुने नहीं हैं कि वो क्या कह रहे हैं, वो बड़े हैं, कुछ भी कह सकते हैं, उनका तो हम लोग सम्मान करते ही थे। काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसका आकलन अगर ढंग से किया जाए तो सारी बातें स्पष्ट हो जाएंगी कि कितना काम हो रहा है। आप देखिएगा कि हर एक विषय पर हर एक क्षेत्र में काम हो रहा है। इससे पहले जीतन राम मांझी ने सत्तारूढ़ गठबंधन पर यह आरोप लगाया था कि सरकार में कुछ काम नहीं हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस मदन बी लोकुर ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट को ब्रजभूषण के खिलाफ यौन उत्पीड़न और आपराधिक धमकी के आरोपों में दिल्ली पुलिस द्वारा की गई जांच की निगरानी करनी चाहिए थी। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को सबसे पहले पुलिस से पूछना चाहिए था कि आपने बहुत पहले एफआईआर क्यों नहीं दर्ज की। उन्होंने पूछना चाहिए था कि मामला हमारे सामने होने के बाद आज हमें बताने का क्या मतलब है। वैसे भी सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा नहीं किया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस तथ्य को स्वीकार किया कि पहलवान खतरे में है। ये नहीं कहना चाहिए था कि अगर आगे कुछ है तो पहलवानों को मजिस्ट्रेट या हाई कोर्ट जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को कहना चाहिए था कि हम जांच की निगरानी करना चाहेंगे ताकि चीजें गलत ना हो। जस्टिस लोकुर ने कहा कि शीर्ष अदालत ने पहले भी जांच की निगरानी की है। उन्होंने कहा कि ऐसा ये सुनिश्चित करने के लिए नहीं किया जाता है कि जिस व्यक्ति के खिलाफ आरोप लगाए गए हैं वो दोषी है, लेकिन ये सुनिश्चित करने के लिए कि जांच ठीक से हो। जस्टिस लोकुर द रेस्टलेस स्ट्रगल अकाउंटेबिलिटी ऑफ इंस्टीट्यूशंस विषय पर आयोजित एक वेबिनार में बोल रहे थे। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस मदन बी लोकुर ने पहलवानों के साथ किए गए बर्ताव को लेकर दिल्ली पुलिस की आलोचना की। उन्होंने कहा कि पीड़ितों का फिर से उत्पीड़न हुआ है क्योंकि पहलवान अब तक न्याय का इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने कहा ये फिर से उत्पीड़न का एक स्पष्ट मामला है। पहलवानों ने कहा कि ये वो दबाव में है। जस्टिस लोकुर ने कहा कि पहलवानों को सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर होना पड़ा क्योंकि बीजेपी सांसद ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ उनकी शिकायतों पर ध्यान नहीं दिया गया। उन्होंने प्रक्रिया में देरी के लिए दिल्ली पुलिस की आलोचना की। जस्टिस लोकुर ने कहा कि कुश्ती महासंघ के पास यौन उत्पीड़न की शिकायतों से निपटने के लिए समिति नहीं है जो कानून के खिलाफ है। उन्होंने कहा जब जनवरी में विरोध शुरू हुआ तो ऐसा नहीं था कि उन्होंने सीधे जंतर मंतर जाने का फैसला किया था। उन्होंने शिकायतें की, लेकिन कुश्ती महासंघ में कोई शिकायत समिति नहीं थी। जस्टिस लोकुर ने पहलवानों के केस में आरोपों की जांच कर रही दिल्ली पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि मई में जंतर मंतर पर शांतिपूर्ण कैंडल मार्च हुआ था, बाद में पुलिस को 100 गवाहों से बात करने का विचार आया। ये क्यों जरूरी था? ऐसा नहीं है कि इन लड़कियों के यौन उत्पीड़न को देखने के लिए पूरी भीड़ उमड़ पड़ी हो। अब पुलिस का कहना है कि उन्हें ऑडियो और वीडियो सबूत चाहिए। क्या चल रहा है? यौन उत्पीड़न सड़कों पर नहीं बल्कि बंद दरवाजों के पीछे किया जाता है। जांच सबूत खोजने के लिए है, नहीं तो जांच की क्या जरूरत है? पुलिस को मुकदमा चलाने और उसे जेल भेजने के लिए सारी सामग्री सौंपी जा सकती थी। उन्होंने पहलवानों पर आपराधिक मामला दर्ज करने को लेकर भी आश्चर्य जताया, जिसमें दंगा करने का मामला भी शामिल है। उन्होंने कहा कि दंगे की शिकायत वापस नहीं ली गई है, इसलिए सैद्धांतिक रूप से अब अपराध का शिकार बनकर वहां आए ये पहलवान आरोपी बन गए हैं। उन्होंने दिल्ली पुलिस पर भी मिलीभगत का आरोप लगाते हुए कहा यह बिल्कुल स्पष्ट है कि पुलिस मिलीजुली है। वो नहीं चाहते कि आरोप साबित हों और वो नहीं चाहते कि जांच आगे बढ़े। एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और केरल में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी नीति सरकार द्वारा पत्रकारों को कथित तौर पर डराने, धमकाने और उनका उत्पीड़न करने पर मंगलवार को चिंता जताई। गिल्ड ने यहां एक बयान में दावा किया कि ईरानी ने 9 जून को अपने लोकसभा क्षेत्र अमेठी की यात्रा के दौरान एक पत्रकार को डराया धमकाया था और उस हिंदी दैनिक के मालिकों को फोन करने की धमकी दी थी जिसके लिए वो काम कर रहे थे। गिल्ड केंद्रीय मंत्री के इस धमकाने और डराने वाला रवैया देखकर परेशान है। हम स्मृति ईरानी को याद दिलाना चाहते हैं कि इस तरह पत्रकारों को डराना प्रेस की आज़ादी पर हमला है। इसके साथ ही गिल्ड ने कहा
कि हम ये भी दोहराना चाहते हैं कि मीडिया संस्थान इस तरह नेताओं के आगे दबाव में आकर झुके नहीं। दैनिक भास्कर से गुजारिश है कि वो पत्रकार को नौकरी पर वापस रखें। बता दें, पत्रकारों की नौकरी ले ली गई है। वहीं एक अन्य घटना में 10 जून को केरल में एक वरिष्ठ महिला पत्रकार को सत्तारूढ़ माकपा की छात्र शाखा स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा दायर एक शिकायत के जवाब में राज्य पुलिस द्वारा दर्ज की गई एफआईआर में आरोपी के रूप में नामित किया गया था। गिल्ड ने एक बयान में कहा, ये घटनाएं पत्रकारों और फोटो पत्रकारों के लिए परेशान करने वाली हैं और प्रेस की स्वतंत्रता के लिए खतरा है। शाहरुख खान पर उनके बेटे आर्यन खान को बचाने के लिए रिश्वत की पेशकश करने का आरोप लगाया गया है। इस मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है और सुनवाई 20 जून को होने की तारीख तय की गई है। याचिका में कहा गया है कि सीबीआई ने एनसीबी के तत्कालीन जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े के खिलाफ शाहरुख के साथ केपी गोस्वामी के माध्यम से बातचीत करने और 25 करोड़ रुपए से 18 करोड़ रुपए की रिश्वत राशि तय करने, फिर 50 लाख रुपए स्वीकार करने के मामले में एफआईआर दर्ज की थी। इस याचिका में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 12 का हवाला देते हुए कहा गया है कि इसके अनुसार रिश्वत लेने वाला भी दोषी है और रिश्वत देने वाला भी। अगर रिश्वतखोरी का आरोप साबित होता है तो आरोपी के लिए 5 साल के कारावास का प्रावधान है। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।